नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सीनियर IPS जो वर्तमान में DCP हेडक्वार्टर और महिला अपराध हैं, विनीत कपूर जी हमारे साथ हैं। विनीत जी, आपका IND 24 में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विनीत जी, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में एक बहुत प्रतीक्षित निर्णय लिया गया पुलिस विभाग को लेकर, वो था कमिश्नर प्रणाली को लागू करना। इंदौर और भोपाल 2 शहर कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। तो पहले तो आपसे एक समग्र प्रतिक्रिया चाहूँगा कि क्या बेसिक डिफरेंस आपको इसमें नज़र आ रहा है? कितनी सक्षमता बढ़ी है, कार्य करने में कितनी सहजता और सुलभता बढ़ी है कमिश्नर प्रणाली के बाद? जी, कमिश्नर प्रणाली बनने के बाद से ये तो जनता को आकलन करना है सबसे पहले तो कि क्या अंतर उन्हें देखने को मिल रहा है। पर विभागीय रूप से जो हम अंतर देखते हैं विभाग के अंदर, तो निश्चित रूप से इसमें कई चरणों में कार्य पद्धतियाँ विकसित हुई हैं या बदली हैं। जैसे अधिकारियों की जो सुपरविजन का स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा बदल गया है। जो पूरा क्षेत्र है शहर का, उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसके पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारियों की संख्या को बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ ही जिसे हम बोलेंगे कि जो भौगोलिक रूप से या ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पुलिस की जो सुपरविजन है, पुलिस की जो मॉनिटरिंग है, पुलिस का जो एक सजगता है और जो सुदृढ़ीकरण है वो व्यापक हुआ है, ज़्यादा पैना हुआ है, ताकि थानों पर और कार्य पद्धतियों पर बेहतर नज़र रखी जा सके, बेहतर कार्य पद्धतियाँ विकसित हो सके। इसी के साथ साथ जो दूसरे चरण में हम देखते हैं तो पुलिस का जो स्पेशलाइजेशन है वो बढ़ा है। स्पेशलाइजेशन जो है वो एक पुलिस सुधार के कार्रवाइयों में प्रमुखता रखता है कि पुलिस में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए और भारतीय पुलिस में स्पेशलाइजेशन के विकास की बहुत आवश्यकता मानी गई है। तो अब हम देखते हैं कि जब से ये सिस्टम आया है तब से अलग अलग दिशाओं में स्पेशलाइजेशन हुआ है। जैसे ट्रैफिक का जो व्यापकीकरण है और उसका जो प्रभावी कार्य व्यवस्था है उसका निर्धारण एक पृथक DCP ट्रैफिक के माध्यम से किया गया है। उसी तरह से क्राइम की जो कार्रवाइयाँ हैं, इन्वेस्टिगेशन की जो कार्रवाइयाँ हैं, उसको एक पृथक स्वरूप दिया गया है और उसके भीतर ही साइबर क्राइम को एक बड़ा जो है रूप देते हुए साइबर क्राइम के संगठन को सुदृढ़ किया गया है, ताकि पब्लिक का जो साइबर क्राइम से रिलेटेड विक्टिमाइजेशन है उसको प्रभावी रूप से उसका निराकरण किया जा सके, उसके साथ कार्रवाई की जा सके। और तीसरे लेवल पे हम देखेंगे तो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस को भी एक पृथक DCP के अंतर्गत कर दिया गया है, तो उसको भी प्रभावी बनाया गया है। साथ ही जो कमिश्नर प्रणाली में एक प्रमुख चीज है कि जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर्स हैं वो पुलिस को प्रदान की गई हैं। तो इसमें प्रत्येक CSP जोन में एक ACP के लेवल पर कोर्ट खोला गया है और DCP अपने स्तर पे कोर्ट देखते हैं, कमिश्नर पुलिस भी अपने स्तर पर कोर्ट और अपीलें देखते हैं। तो ये जितने प्रकरण अलग अलग स्तरों पर कोर्ट्स निर्मित हुए हैं, वहाँ पर अपराधी तत्वों पर नज़र रखने के लिए और उसको ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है कोर्ट्स का संचालन। और हम देखने में आ रहा है कि अब 8-9 महीने हो गए हैं कोर्ट्स को संचालित होते हुए, तो उनकी जो कार्य पद्धति है वो काफ़ी प्रभावी हुई है। जो रिपीट ऑफेंस जिसे हम बोलते हैं कि एक ही व्यक्ति बार बार अपराध कर रहा है, वो प्रवृत्ति पूर्णतः घटी है। जी, जिस प्रकार से सर जैसा आपने कहा है कि थोड़ा मॉनिटरिंग जो है बहुत इफेक्टिव हुई है, इन्वेस्टिगेशन इफेक्टिव हुई है और एक जो डिसीजन मेकिंग है वो भी फास्ट हुई है। कुछ मामलों में पुलिस को मजिस्ट्रियल पावर भी मिले हैं, तो निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि हुई है।
कुल मिलाकर बहुत सारे वर्टिकल्स में पुलिस का इम्प्रूवमेंट हुआ है। और अगर मैं उसको आपके डिपार्टमेंट के लिहाज से बात करूं, चूंकि मध्य प्रदेश महिला अपराधों को लेकर बहुत संवेदनशील है। भले ही आंकड़ों में महिला अपराधों का जो ग्राफ है वो एक बड़े स्तर पर दर्ज होता है, तो वो यह भी प्रदर्शित करता है कि महिलाओं के प्रति यदि अपराध हो रहे हैं तो अपराध रजिस्टर हो रहे हैं। इस देश में बड़े लंबे समय तक इस बात को लेकर भी पुलिस के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा कि थानों में एफआईआर दर्ज कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा काम है। उसके लिए बड़ी सोच सिफारिशें चाहिए होती हैं। तो महिला अपराधों को लेकर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है मध्य प्रदेश का। और अब चूंकि महिला अपराध शाखा में आप बतौर डीसीपी अब इस पूरे महिला अपराध के प्रति जवाबदेह हैं कि वो ना हो, तो महिला अपराधों को लेकर क्या क्या प्राथमिकताएं उनकी रोकथाम को लेकर और उन पर अंकुश लगाया जा सके, उसको लेकर क्या कुछ ऐसी नई योजनाएं हैं, उस पर जरूर एक प्रतिक्रिया जानना चाहिए। जी, जो महिला अपराध का संपूर्ण कार्यक्षेत्र है, ये काफ़ी ही चैलेंजेस से भरा हुआ कार्यक्षेत्र है, क्योंकि इसमें हम ये देखते हैं कि महिला के साथ होने वाली अधिकतर घटनाएं प्राइवेट स्पेस में होती हैं, या डोमेस्टिक स्पेस में होती है, मतलब घर के अंदर या ऐसे वातावरण में होती हैं जहाँ पे सार्वजनिक स्थान ना हो। तो सार्वजनिक विटनेस भी नहीं होते हैं और ये गोपनीय रह जाती हैं चीज़ें। तो जो चैलेंज है वो महिलाओं के अपराधों को रजिस्टर करना या महिलाओं का एक्सेस टू जस्टिस होना, कि महिलाएं अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार की या विक्टिमाइजेशन की सूचना और मदद दोनों ही पुलिस को दे सकें और मदद पुलिस से प्राप्त कर सकें। तो जो एक्सेस टू जस्टिस है, जो न्याय सुलभता है, वो बेहतर होनी बहुत ज़रूरी है, तभी रोकथाम हो पाएगी। क्योंकि अगर न्याय सुलभता ही नहीं है तो जो उनके साथ होने वाली घटनाएं हैं उनके बारे में पता ही नहीं चल पाता है। और बहुत सारी महिलाएं इस देश में घुट के रह जाती हैं, एक जो है मायूस होकर रह जाती हैं, क्योंकि उनके पास जस्टिस एवेन्यूज नहीं होते। इसके लिए हम लोग दो प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो न्याय सुलभता के लिए ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क को हर थाने पर प्रभावी बनाया गया है। जागरूकता बढ़ाने के लिए हर थाने पर शक्ति समितियों का एक सामाजिक समुदाय बनाया गया है महिलाओं का, जिनके साथ मिलकर लगातार उनको जो है विभिन्न महिला सुरक्षा संबंधी और बाल सुरक्षा संबंधी कानूनों से अवगत कराया जा रहा है, ताकि वे प्रभावी रूप से अपने कानूनों का, अपने अधिकारों का लाभ ले सके और कानून का उपयोग करते हुए अपनी सुरक्षा के लिए प्रयासरत रह सके। ये बड़ी अद्भुत बात आपने कही है कि जागरूकता ही सबसे बड़ा संरक्षण का घटक है, सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि अगर आप अपने अधिकारों के विषय में और महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला संवर्धन के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनके विषय में जागरूक हैं, तभी आप उनका उपयोग कर पाएंगे। तो सर, एक बड़ी जिम्मेदारी भी है और चुनौती भी है। आधी आबादी है देश की, उन तक पुलिस का ये मैसेज पहुंचाना। पहले तो आज से 1 दशक पहले तक तो कोर्ट कचहरी थानों में ये आम धारणा थी कि जो भले लोग हैं वो कोर्ट कचहरी थाने से बचते हैं, थानों में जाने से लोग कतराते थे। और फिर अगर महिला है तो ये और भी मुश्किल हो जाता था। तो जैसा आपने कहा कि महिला डेस्क की स्थापना की गई है, तो ये प्रदेश के हर थाने में है या फिर ये जिले तक सीमित? देखिए, ये प्रदेश के हर थाने में लागू की गई है, परंतु हर जिले की जिम्मेदारी है कि वो उसको कितने प्रभावी रूप से लागू करता है। तो प्रदेश में ये व्यवस्था व्यापक रूप से की गई है। भोपाल पहला जिला रहा है, कमिश्नरेट बनने से भी पहले ये पहला जिला रहा है जहाँ पे ऊर्जा हेल्प डेस्क का एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये जो पॉवर्टी एक्शन लैब है, एक विश्वविख्यात शोध संस्था है, उसके कोलैबोरेशन से मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा ये
शोध किया गया था कि किस तरह से महिलाओं को न्याय सुलभता के लिए हेल्प डेस्क जरूरी होते हैं, और उसके माध्यम से भोपाल को पायलट डिस्ट्रिक्ट के रूप में लिया गया था। तो भोपाल में पिछले 2-3 सालों से हेल्प डेस्क बहुत अच्छे से चल रहे हैं, परंतु इसको और व्यापक स्वरूप अब दिया गया है, और कमिश्नरेट के अंतर्गत इसके अंतर्गत की गई कार्रवाइयों को प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, और महिलाओं के साथ जनसंवाद मोहल्ले मोहल्ले गली गली किया जा रहा है ताकि ये और प्रभावी हो सके। तो यद्यपि ये योजना सब जगह लागू है, परंतु फिर भी भोपाल में इसको और प्रभावी बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या ये जो इकाइयां हैं जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करती हैं, तो क्या ये उसमें वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और एनजीओ से जुड़े हुए लोग हैं, क्या उनको लेकर इनका गठन किया जाता है? कि उसके विषय में एक आपकी विस्तृत प्रतिक्रिया चाहूँ। जी हाँ, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि सामाजिक संगठनों को किस तरह से ऊर्जा हेल्प डेस्क के साथ जोड़ा जा रहा है। ये जरूर मैं बताना चाहूँगा कि भोपाल पुलिस इसमें विशेष रूप से अग्रणी भूमिका निभा रही है। यद्यपि इसका दिशा निर्देश हमेशा से प्राप्त हुआ है कि हमें किस तरह से ये शक्ति समितियों को सामाजिक संस्थाओं के साथ जोड़ना चाहिए, परंतु इसको एक प्रभावी और ठोस आवरण भोपाल पुलिस द्वारा दिया गया है कि जो पुलिस आउटरीच प्रोग्राम है, इसमें हम सामाजिक संगठनों का एक कंसोर्टियम बनाएं, और ये कंसोर्टियम या ये एक समानांतर समूह जो है वो रक्षा समितियों के माध्यम से और शक्ति समितियों को एक्टिवेट करने के लिए उपयोग में आए। जैसे भोपाल में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कई सामाजिक संस्थाएं, लगभग 6 ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो महिला सुरक्षा में विशेष रूप से कार्य कर रही हैं या बाल सुरक्षा में विशेष रूप से कार्य कर रही हैं। हम इन सामाजिक संस्थाओं के साथ मिल करके उनके जो ग्राउंड वर्कर्स हैं, इनके जो एक्सटेंशन वर्कर्स हैं, उनको भी रक्षा समिति का सदस्य बना रहे हैं और शक्ति समिति को संवर्धित कर रहे हैं। यदि कुछ एनजीओज जो अच्छे एनजीओज हैं, जिनका बहुत अच्छा नाम है, जिनका एक पूर्व से ही किसी समुदाय विशेष में, खासतौर पे अर्बन स्लम्स में, जो अर्बन स्लम्स हैं या मल्टी स्टोरी लोकेलिटीज़ हैं जहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, वहाँ पे विशेष रूप से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो सामाजिक संस्थान वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनका जो एक पूर्व से बना हुआ बेस है, उसका भी उपयोग हम कर पाएँ। उसमें ऑलरेडी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों से भी बात कर पाएँ जो समुदाय के विशेष रूप से अग्रणी भूमिका निभाने वाले सामुदायिक सदस्य हैं, उसी समाज को बिलोंग करते हैं, तो उसको हम यूटिलाइज करें और उन लोगों के साथ मिल करके हम लोग एक ऐसा वातावरण बनाएं जहाँ पे मल्टी एजेंसी अप्रोच हो। खाली पुलिस अपने अकेले कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये सामाजिक अपराध हैं और सामाजिक रूप से सुरक्षा की ज़रूरत है। तो हम इसमें रक्षा समितियों के साथ साथ जो सामाजिक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका एक समूह बनाया है हमने, और उनके साथ लगातार निरंतर वार्तालाप रहता है और उनके साथ मिलजुल कर ही कार्रवाई करने की परंपरा विकसित की है। इसमें भोपाल पुलिस ने एक और नई पहल की है जिसे हम बोलते हैं सृजन समूह। सृजन समूह ऐसी किशोरी बालिकाओं का समूह है जो 12 से लेकर 20 साल की उम्र की ऐसी बालिकाएं हैं जो अभी या तो स्कूलों में या कॉलेज में पढ़ रही हैं या पढ़ने की इच्छा रखती हैं, परंतु पारिवारिक परिस्थिति से वो पूर्ण नहीं कर पा रही। उनको इस स्टेज पे उनके आगे भविष्य क्या हो, इसके लिए उन्हें काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, उनको करियर काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, अपने पाँव पे खड़े हो सकें, स्वावलंबन से जीवन जी सकें और एक सामाजिक के साथ साथ आर्थिक रूप से सक्षम हो सकें। ये ऐसा जो विजन है
वो उन्हें देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी बालिकाएं कई बार दिग्भ्रमित हो जाती हैं, जीवन में आसपास अन्य महिलाओं को प्रताड़ित होता देख करके स्वयं अपने लिए बहुत अच्छा फ्यूचर नहीं सोचती। तो ऐसी बालिकाएं कई बार जी भटक भी जाती हैं, या ऐसे लोगों के माध्यम से जो शोषित हो जाती हैं, जो लोग इन बालिकाओं का गलत उपयोग करना चाहते हैं। ये इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम भी इससे जनित होती है। अगर बालिकाओं को अपने फ्यूचर के बारे में एक पॉजिटिव सोच है, उन्हें लगता है कि आगे उनके लिए जीवन में बहुत सारी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं के बारे में बालिकाओं को सक्षम बनाया जाए, उस सोच उनके साथ विकसित किया जाए। इसके लिए ऐसी किशोरी बालिकाओं के समूह विकसित किए गए हैं। इन समूहों को विकसित करने में एनजीओज बहुत जी मदद करते हैं। कई ऐसे एनजीओज हैं जो किशोरी बालिकाओं के साथ काम कर रहे हैं। इन बालिकाओं को हम लोग प्रशिक्षण दे रहे जी हैं, ताकि वो वर्दीधारी बलों में शामिल होना चाहें तो वर्दीधारी बलों में शामिल हो सकती हैं। उनको अन्य करियर के बारे में भी गाइडेंस दिया जाता है। जी जिस और प्रकार से इसमें जो सामाजिक संस्थाएं एक जी सबसे महत्वपूर्ण है ये कि अपराधों को रोकने के लिए आप अपराध होने के बाद अपराधी को पकड़ें, ये एक बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन उसके अपराध के विरुद्ध एक माहौल तैयार हो, अपराध के विरुद्ध एक मानस तैयार हो कि अपराध करने से पहले जो पीड़ित है वो इतना जागरूक हो कि अपराध जो है उसको ग्रसित ना कर पाए, और जो अपराध को रोकथाम करने वाली एजेंसियां उन पर उसका भरोसा भी बढ़े। एक समाज की और पुलिस की हमेशा से एक दूरी रही है सर, लेकिन कोरोना काल के बाद एक बड़ा चेंज आया है। कोरोना काल में लोगों ने पुलिस को घर में मेडिसिन डिलीवर करते हुए देखा है। कोरोना काल में पुलिस को लोगों ने घर में सब्जी डिलीवर करते देखा है, लोगों को एडमिट कराते हुए देखा है। पुलिस का एक नया स्वरूप कोरोना काल में निकल के आया है। ऐसा समझ में आया कि पुलिस जो है वाक़ई में उनकी मदद के लिए है। पुलिस के लिए जो एक पुलिस का एक जो नकारात्मक चित्रण हमेशा फ़िल्मों में या अन्य माध्यमों में किया जाता था, कोरोना काल में वो लगभग बदला है। तो लगातार इस प्रकार की सोशल पुलिसिंग की जो कवायद हैं, वो आपको क्या लगता है कि पुलिस के लिए कितनी लाभकारी सिद्ध होती है? जी, मैं इसमें एक चीज और बताना चाह रहा था, आपके इस प्रश्न से ही जुड़ा हुआ है, परंतु पुराना जो मैं बात कर रहा था कि जो हम सृजन समूह कर रहे हैं, उसमें एक और चीज है कि जिन बालिकाओं को जी, हमने आगे प्रेरित किया, वो कि वो अपने लिए कुछ आवाज उठा सके, वो एक चेंज एजेंट भी बन रही हैं। और उन्होंने क्या किया, अब हम हर महीने जी, बैठक लेते हैं इन बालिकाओं की जिनको हमने प्रशिक्षित किया, तो वो आके ये बताती हैं कि हमने अपने सामने घरेलू हिंसा होते हुए रोकना शुरू कर दिया। अभी 30 बालिकाओं का एक समूह था जिससे हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया उनमें से 8 बालिकाएं ऐसी थीं जिन्होंने या तो अपने घर में हिंसा हो रही थी, एक बता रही थी जिसके उसका भैया उनकी भाभी को के साथ मारपीट कर रहे थे तो उन्होंने उसको रोका, या पड़ोस में कुछ ऐसी परिस्थिति बन रही थी तो उन्होंने वहां पे जाके बच्चियों ने इकट्ठे मिलकर के वहां पे ऐसी परिस्थिति होते हुए रोका। तो या फिर उन्होंने फोन कर दिया डायल 100 को, तो डायल 100 का वाहन, पुलिस का वाहन वहां पहुंच गया और उन्होंने सही समय पर सूचना दे दी। तो इस तरह से ये लोग चेंज एजेंट बनकर के ना जी, केवल अपना जीवन बल्कि अन्य लोगों का जीवन भी बेहतर कर रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ आपका जो दूसरा प्रश्न है कि सामाजिक जो पुलिसिंग है या जो सोशल पुलिसिंग है वो कितनी लाभकारी सिद्ध हो सकती है पुलिस के नए पैराडाइम में, तो हमारा इसमें यही मानना है कि पुलिसिंग, जो सामाजिक पुलिसिंग है या सोशल पुलिसिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टूल है पुलिस की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए भी और पुलिस की विश्वसनीयता या उत्तरदायित्व को विकसित करने के लिए भी। और कहीं ना कहीं कानून का जो जी, पूरा ढांचा है भारत में, वो संवैधानिक प्रावधानों से जुड़ा हुआ है। संविधान समाज से आगे बढ़ के कई सामाजिक कुरीतियों को कानूनी रूप से मान्य नहीं मानता है। जैसे कई ऐसी सामाजिक रूढ़ियां जैसे बाल विवाह, अब समाज में उसको मान्यता है कुछ समुदायों में, परंतु कानून उसको जी, अपराध मानता है। तो ऐसी बहुत सारी जी, सामाजिक रूढ़ियां हैं जिसको कानून मान्य नहीं मानता है, और उसका मूल आधार भारत का एक बहुत ही प्रगतिशील संविधान है।
तो ऐसी स्थिति में यदि हम देखें तो कानूनी रूप से जो मान्यता सामाजिक प्रवृत्तियों को नहीं है, उसके बारे में व्यापक प्रचार प्रसार होना बहुत जरूरी है। और पुलिस के अपराधों को रोकने के लिए पुलिस को पहले जन जागृति लानी होगी ताकि अपराध स्वयं ही ना हो। दूसरा, जहां तक है कि एक तो विक्टिमाइजेशन ना हो, और अगर विक्टिमाइजेशन होता है तो विक्टिम को असिस्टेंस भी मिले। तो विक्टिम को सामाजिक संगठनों से बहुत मदद मिल सकती है। परंतु क्या एक हमारे देश में परंपरा रही है शुरू से कि पुलिस के मामले में कोई पढ़ना नहीं चाहता, परंतु पुलिस के जो भी मामले होते हैं वो जनता से निकले हुए होते हैं, और जनता का ही कोई सदस्य अपराधी होता है और जनता का ही कोई सदस्य शोषित या पीड़ित भी होता है। तो जनता के ऐसे सदस्य जिसको पीड़ा प्राप्त हुई है उसकी मदद के लिए जनता को ही सामने आना पड़ेगा। पुलिस तो अपनी कानूनी कार्रवाई कर देगी, परंतु उसको अधर में तो नहीं छोड़ सकती। कहीं ना कहीं सोशल फोर्सेस, सोशल मैकेनिज्म, सामाजिक संगठन और सामाजिक इंडिविजुअल्स भी इसमें मदद करने की परिस्थिति में होते हैं। तो हमारा काम ये भी है कि हम विक्टिम को समाज से जोड़ सकें और विक्टिम को पोटेंशियल विक्टिम को जागरूक बनाए कि उसके साथ अपराध ना हो। तो जो संभावित क्षेत्र हैं या संभावित व्यक्ति हैं जिनके साथ हमें लगता है इनके साथ अपराध होने की ज्यादा संभावना है, उन्हें जागृत करना, उन्हें सक्षम बनाना, और ऐसे व्यक्ति जिनके साथ अपराध घटित हो चुका है, वे पीड़ित हैं, तो उन्हें समाज के साथ जोड़ना, समाज को उनके साथ जोड़ना, सामाजिक भूमिकाओं को उनके साथ निहित कराना। तो ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं। और ये अपराध का जो कंटिन्यूम ऑफ ऑफेंस है, मतलब अपराध की परिस्थिति निर्मित होना, अपराध होना, और अपराध के उपरांत पीड़ित का को समाज से दोबारा जोड़ना, ये या अपने उसके आत्मविश्वास से उसे जोड़ना। तो ये इन सब चीजों में सामाजिक संगठनों का, साइकोलॉजिस्ट का और अन्य इंडिविजुअल्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो हम ये सोचते हैं कि पुलिस का कार्य अकेले नहीं संभव है। सामाजिक अपराधों में पुलिस का कार्य है कि वो समाज की मदद ले, और समाज के ऐसे अच्छे संगठन जो कि जन सेवा के लिए तत्पर हैं उनके साथ हाथ से हाथ मिला करके काम करे। इससे एक दो और फायदे हैं। पुलिस की ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और पुलिस की सामाजिक अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर हम समाज के सामने मिलकर के हम कोई काम कर रहे हैं तो अगर हम कुछ गलत कर रहे होंगे तो हमें समाज टोक देगा। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि समाज देखेगा कि हाँ चलो अब आप ये कार्य कर रहे हैं तो आपका जिम्मेदारी बनती है कि आप ये कार्य ऐसे करें क्योंकि यही उचित तरीका है। तो हम अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, हम अपनी जवाबदेही बढ़ा रहे हैं। परंतु जब हम अपनी जवाबदेही बढ़ाते हैं, हम अपनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फायदा उस पीड़ित को होता है, उस जनता को होता है जिसका लाभ, जिसे पुलिस की सर्विसेज का लाभ मिलना चाहिए। और यही एक प्रजातंत्र में पुलिस की अच्छी भूमिका होनी भी चाहिए। जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है सर कि सूचना क्रांति का युग है, नई नई तकनीकों का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब समावेश किया जा रहा है, विवेचना हो या प्रचार प्रसार हो, जागरूकता हो, सब में। तो क्या इस प्रकार का कोई मध्य प्रदेश पुलिस ने महिला अपराधों की रोकथाम के लिए और महिला सशक्तिकरण और जागरूकता के लिए कोई एक ऐसा टूल या कोई ऐसी स्कीम उन्होंने अमल में लाई हो? जी हाँ, अभी साइबर सेल्स के माध्यम से जो महिलाओं के साथ विभिन्न प्रकार के अपराध हो रहे हैं, जिसे साइबर ग्रूमिंग भी कहा जाता है, सेक्सटॉर्शन भी कहा जाता है, अन्य भी इस तरह के कई अपराध हैं जिसमें महिलाओं के साथ उनकी निजता का हनन किया जाता है या उनको विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जा सकता है। साइबर स्टॉकिंग जैसे है कि उनका पीछा, साइबर वर्ल्ड में उनका पीछा करना, उनको गलत मैसेजेस भेजना या उनको लगातार उनको
को ईमेल पे, फेसबुक पे परेशान करना। तो इस तरह की जितनी योजनाएं हैं, इनके बारे में, ये अपराध हैं या आपराधिक प्रवृत्तियां हैं, इसके बारे में जागरूक बनाया जा रहा है लोगों को। और साथ में साइबर सेल को बहुत बड़ा बनाया गया है ताकि वो हर इस तरह की कंप्लेंट को देख ले। लगभग 70 व्यक्ति भोपाल शहर की साइबर सेल में आज की डेट में काम कर रहे हैं और ये लगातार ऐसी कंप्लेंट्स को देख रहे हैं। इसमें बहुत सारे हेल्पलाइंस और फोन लाइंस बनाई गई हैं। कोई व्यक्ति स्वयं नहीं भी आ सकता तो फोन लाइन या हेल्पलाइन के माध्यम से ये अपनी बात रखे। कुछ अभी हम वर्तमान में ऐप्स पे काम कर रहे हैं, एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं। ये ऐप्स डाउनलोडेबल होंगे और इसके माध्यम से भी जनता हमसे संपर्क कर सकती है। ऐप्स के साथ साथ ही हम कुछ ऐसी योजनाएं भी बना रहे हैं जिसमें कि पुलिस कर्मियों को डिजिटल सेफ्टी के लिए और डिजिटल फॉरेंसिक्स के लिए ट्रेन कर सकें और साइबर क्राइम को, ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डील कर सकें। तो ये कुछ योजनाएं हैं जो हम लोग अंतिम और महत्वपूर्ण सर तथ्य, अंतिम और महत्वपूर्ण तथ्य सर कि महिला अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस की ओर से, मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से आप प्रदेश की जनता को, प्रदेश की आधी आबादी को, हमारी सम्मानित महिला सदस्यों को आप क्या कहना चाहेंगे ताकि जो पुलिस का मूल उद्देश्य है कि अपराधों की रोकथाम हो, समाज में एक अच्छा माहौल हो, सुरक्षित वातावरण हो, आपकी प्रतिक्रिया? मेरी यही इसमें कहना है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सुरक्षा के लिए और महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए, उनके सामाजिक उत्थान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वे किसी भी डर या झिझक में ना रहें और उनके साथ किसी भी प्रकार का अपराध ना हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। और इसके लिए बहुत सारे सामाजिक तथा शासकीय संस्थाएं कार्यरत हैं। पुलिस ऐसी प्रथम एजेंसी है जिसके पास पीड़ित महिला अपराध के बाद पहुंचती है। तो जनोन्मुखी पुलिस कार्यप्रणालियों के अंतर्गत जो ऐसे अपराध हैं जिसमें महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है या महिला पीड़ित है, उनकी सुलभता के लिए पुलिस कई प्रयास कर रही है। जैसे ऊर्जा हेल्प डेस्क का प्रयास है, ऐसे ही मीडिएशन का बहुत सारा बड़ा क्षेत्र है जिसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं, तथा महिला सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं, थाना स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी। इन व्यवस्थाओं का पूरा लाभ लें, आगे आएं। अगर आप सीधे रिपोर्ट नहीं करना चाहते तो फ़ोन के माध्यम से भी हो सकता है, फ़ोन के माध्यम से सूचना भी दी जा सकती है। और ये जो पुलिस की जितनी हेल्पलाइंस हैं, इसका उपयोग करें ताकि हम आपको सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका प्रभावी बना सकें। बहुत सारा अपराध महिलाओं के साथ प्राइवेट स्पेस में होता है जिसमें लोगों की एक्सेस नहीं होती, और ऐसी परिस्थिति में महिलाओं को किसी का सहारा नहीं मिल सकता। तो उन्हें आगे आना होगा, अपनी बात कहनी होगी और सामाजिक संस्थाओं की भी मदद लें, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ऐसी भी आती है जो हमारी सामाजिक संस्थाओं के साथ जो जुड़ाव है उसके माध्यम से आ पाती है। तो महिलाओं को हिम्मत रखनी होगी, अपने अधिकारों को समझना होगा और अपने अधिकारों को समझ के पुलिस की सेवाओं का लाभ हक से लेना होगा। तो आपका हक है कि आप पुलिस की सेवाओं का लाभ लीजिए और पुलिस का दायित्व है कि वो अपनी सेवाएं महिला सुरक्षा के लिए, बाल सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर होकर देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, तमाम सारे पहलुओं पर महिला अपराधों को लेकर जिस प्रकार से आपने पुलिस का नजरिया रखा, मैं ये पूरी उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश की आधी आबादी, देश की आधी आबादी अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक होगी और ये भरोसा भी उनका कायम रहेगा कि पुलिस जो है वो समाज का ही एक हिस्सा है और उनकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। और पुलिस की इस सकारात्मक छवि को आपके विचारों ने, मेरे प्रश्न के प्रति उत्तर में आपके जो जवाब हैं उन्होंने और मजबूत निश्चित रूप से जनता के दृष्टिकोण में किया होगा। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ डीसीपी हेडक्वार्टर एवं महिला अपराध विनीत कपूर जी थे। महिला अपराधों के प्रति मध्य प्रदेश पुलिस पूरी तरह कटिबद्ध है कि उनकी रोकथाम हर हालत में करनी है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और पुलिस कमिश्नर प्रणाली के बाद से
तमाम वर्टिकल में पुलिस को और हेल्प मिली है, तो निश्चित रूप से पुलिस अपना काम और सशक्त तरीके से और सक्षमता से कर पाएगी। IND 121 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।